तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान को, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 347 जीई की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रसायन विज्ञान। ठीक है, पूर्णांक 70 नंबर का होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। सभी प्रश्न में करना आपके लिए अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों की गणना के समस्त पद आपको देना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर आपको देना है और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। प्रश्न देखिए, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक। और H3PO4 के एक मोल विलयन की नॉर्मलता कितनी है? तो कितनी होती है? 3 नॉर्मल आपका हो जाएगा। 5 लीटर 2 मोल NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10 आपका हो जाएगा। कितना? 10 हो जाएगा। 4 धातुओं A B C D और के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट और -2.0 वोल्ट और +8.84 वोल्ट तथा -3.6 वोल्ट। इन धातुओं क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा? A > C > D > B आपका हो जाएगा। ठीक। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में संबंध आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? T हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.693/K आपका हो जाएगा। इसमें से कौन सा धनावेशी सॉल्व बनाता है? कौन सा जो धनावेशी सॉल्व बनाता है तो कौन हो जाएगा आपका? FeOH का होल थ्राइस क्या हो जाएगा? धनावेशी सॉल्व बनाता है। क्या बनाता है? यह धनावेशित सॉल्व बनाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी लोग अच्छी तरीके से इस प्रश्न को देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। रॉक साल्ट NaCl में Na+ व Cl- की समन्वय संख्याएं क्या हैं? तो रॉक साल्ट में Na+ और Cl- की समन्वय संख्याएं क्रमशः 6 होती है। मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, अथवा मोल अंश को उदाहरण से ही समझाना है आपको। ठीक, तो विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं? पदार्थ का मोल प्रभाज या अंश मोल कहते हैं। उदाहरण तौर पर देख लीजिए, जैसे विलय का मोल प्रभाज, विलय के मोल n अपान विलयन, विलयन में मोल n+n आपका हो जाएगा। प्रतिपरासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? इसका एक उपयोग लिखिए। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तब विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। चूंकि यह क्रिया परासरण के विपरीत है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू पेयजल के शोधन RO सिस्टम में किया जाता है। ठीक, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है? आपको ये बताना है। तो कौन सी अभिक्रिया जो है कि संभव है आपकी? इनमें से केवल दूसरी अभिक्रिया संभव है, क्योंकि दूसरी कौन सी आपकी? Cu प्लस H2 क्रिया करे क्या बनाएगा? Cu प्लस आपका H2 आपका बनाएगा, क्योंकि Cu विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, जबकि Cn और H से ऊपर है। तापीय गुणांक क्या है? अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है, आपको ये बताना है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर से दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक क्या होता है? T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान बटे T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका मान प्रायः 2 और 3 के बीच आता है। अधिकांश अभिक्रियाओं में ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर देने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, वास्तविक विलयन का कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। वास्तविक विलयन वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से भी कम होता है वास्तविक विलयन कहलाते हैं। इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा जा सकता है। कोलाइडी विलयन में विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेमी से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। मोलर चालकता का तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है? तो मोलर चालकता इक्विवेलेंट बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार इंटू तुल्यांकी भार आपका ये हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद लिखिए। ठीक, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम क्या है? परिभाषित कीजिए, इसकी सीमाएं भी बताइए। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी कि P0 - PS/P0 बराबर N/N+N आपका हो जाएगा। राउल्ट के नियम की सीमाओं की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा?
राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील एवं विद्युत अनअपघट्यों के विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर सफल है। जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं उनमें उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। 0.05 मोल लीटर की पावर -1 NaOH विलयन के कॉलम का व्यास 2.0 सेंटीमीटर एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.5 × 10³ ओम है। इनकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन आपको करना है। सी बराबर क्या हो जाएगा? 0.05 मोल आपका हो जाएगा। ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा? 5.5 × 10³ आपका हो जाएगा। और डी बराबर 2 सेंटीमीटर, आर बराबर r/2 यानी 2/2 यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, एल बराबर 100 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो L/A, रो बराबर RA/L, यानी कि इसका मान रखेंगे 5.5 × 10³ 3.14। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। और ए का मान कितना होता है? 5r² को सॉल्व करेंगे 17,427 ओम सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। चालकता के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर 1/रो यानी कि 1/174.27 ओम सेंटीमीटर की पावर -1 इंटू 0.00573 ओम की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर -1 होता है। ठीक। और मोलर चालकता के इंटू 1000/c बराबर क्या हो जाएगा? 0.00573 इंटू 1000 अपान 0.05 बराबर क्या हो जाएगा? 114.6 ओम की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नेक्स्ट समीकरण का ईएमएफ लिखिए। तो ई नॉट Fe की पावर 2 प्लस अपान Fe बराबर -0.44 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे यानी Fe की पावर 2 प्लस 0.001 मोल अपान H प्लस 1 मिलियन H2 गैस एक बार बराबर बटे PTS आपका हो जाएगा। सेल समीकरण FeS प्लस 2H प्लस एक आपका हो जाएगा Fe की पावर 2 प्लस और यहाँ पर H2 गैस आपका n बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना समीकरण आपका क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग Fe की पावर 2 प्लस अपान H प्लस की पावर 2। सेल का ईएमएफ ई सेल बराबर 0 माइनस 0.44 माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग 10 की पावर -3 अपान 1 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ईएमएफ बराबर 0.53 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। मोलरता और मोलरता की परिभाषा दीजिए तथा इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो मोलरता क्या होती है? ध्यान दीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता यम कहते हैं और इसकी इकाई प्रति मोल लीटर होती है। मोलरता की बात करेंगे तो 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति किग्रा होती है। मोलरता और मोलरता में अंतर की बात करेंगे तो 1 मोलरता 1 लीटर में विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है, जबकि मोलरता 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। यूरिया का एक जलीय विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। यूरिया का भार कितना है? 60। तो यूरिया के मोल n बराबर 60/60.1 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर में लिखेंगे 0.1। और जल की मात्रा क्या हो जाएगा? 100 - 6 बराबर 94 ग्राम आपकी हो जाएगी। और जल में मोल आपका n बराबर 94/18 बराबर 5.2 आपका हो जाएगा। और कुल मोल कितना हो जाएगा? बराबर 0.1 प्लस 5.2 बराबर 5.3 आपका हो जाएगा। ठीक है। और यूरिया का मोल प्रभाज स्मॉल एन बराबर स्मॉल एम अपान स्मॉल इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 अपान 5.3 बराबर 0.0188 आपका हो जाएगा। जल का मोल प्रभाज एन अपान स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा? 5.2 अपान 5.3 बराबर क्या हो जाएगा? 0.982 आपका हो जाएगा। ठीक है। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलता की गणना कीजिए और के बराबर कितना हो जाएगा? 39, सी बराबर 12, तो ओ बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो मोललता एम बराबर क्या हो जाएगा? WB अपान MB इंटू WA की ग्राम में। तो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO2 आपका हो जाएगा WB बराबर 20% 20 ग्राम और WA विलायक बराबर 100 - 20 बराबर 80 बराबर 0.08 के ग्राम आपका हो जाएगा। और K2CO3 का मोलर द्रव्यमान MB बराबर 2 इंटू 39 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 बराबर क्या हो जाएगा? 138 आपका हो जाएगा। एम बराबर 20 अपान
138 इंटू 0.08 बराबर 1.81 मोल की ग्राफ आपका हो जाएगा। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक KF क्या होता है? 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार बराबर 180 का 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। दिया है ग्लूकोज का भार W2 बराबर 2.25 ग्राम आपका हो जाएगा, और ग्लूकोज का अणुभार M2 बराबर 180 ग्राम, और W1 आपका क्या हो जाएगा 25 ग्राम। डेल्टा TF अवनमन ताप आपका क्या हो जाएगा 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा TF बराबर KF इंटू W2 अपान M2 इंटू 1000 बटे W1 आपका हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.86 केल्विन की ग्राम मोल की पावर -1 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय, क्या डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल अभिक्रियाओं को लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। Cu ठोस यानी कि Cu की पावर 2 प्लस 1 मोल Ag प्लस 0.01 मोल Ag ठोस दिया गया है। ठीक, और ई नॉट Cu2 प्लस यू कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट, और ई नॉट Ag प्लस अपान Ag कितना दे रखा है प्लस 0.08 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, सीसा संचायक सेल में 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। बैटरी में प्रयोग अर्थात निरावेशन के दौरान बैटरी ऊर्जा देती है। इस समय H2SO4 प्रयुक्त होता है, अतः H2SO4 की सांद्रता घटती है, जिसके फलस्वरूप H2SO4 का घनत्व 1.30 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 से घटता प्रारंभ हो जाता है। जब यह 1.20 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 से नीचे पहुंचता है तो बैटरी को पुनः आवेशित करने की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, Cu ठोस आपका हो जाएगा +2 Ag प्लस एक्वा आपका हो जाएगा, और Cu2 प्लस एक्वा प्लस 2 Ag आपका सॉलिड हो जाएगा। बद्ध रसायन की बात करेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.0559 अपान V अपान N लॉग Cu की पावर 2 प्लस अपान Ag की पावर प्लस अपान 2। ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट C माइनस ई नॉट A बराबर 0.080 माइनस प्लस 3.4 प्लस 0.34 बराबर 4.46 वोल्ट आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनार्ट सेल बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान ध्यान रखेंगे 0.46, और इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0.59 अपान 2, और लॉग 1 अपान 1.0.01 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सेल बराबर 0.46 माइनस 0.059 अपान 2 लॉग 10,000 आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई सेल बराबर 0.46 माइनस 0.059 अपान 2 इंटू 4 बराबर 0.342 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक, अमीनो अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। इसमें अमीनो -NH2 तथा कार्बोक्सिलिक COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। कार्बन श्रृंखला में अमीनो समूह अल्फा या बीटा या गामा या थीटा स्थान पर हो सकता है। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण अमीनो अम्लों को उनकी अणुओं में उपस्थित अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षित संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उदासीन अमीनो अम्ल, इनमें अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या समान होती है, यानी जैसे ग्लाइसिन यानी NH2 CH2 COOH आपका हो जाएगा। अम्लीय अमीनो अम्ल, इसमें एमीन समूहों की संख्या कार्बोक्सिलिक समूहों से कम होती है। एस्पार्टिक अम्ल, तो क्या हो जाएगा HCOO HOOC CH2 CHCOOH आपका NH2 आपका हो जाएगा। ठीक, क्षारीय अमीनो अम्ल, इसमें अमीन समूहों की संख्या कार्बोक्सिलिक समूहों से अधिक होती है। तो क्या हो जाएगा, लाइसिन जैसे NH2 CH2 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 CHCOOH NH2 आपका हो जाएगा। अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार यानी फेरस सल्फेट से आपका क्या हो जाएगा SO2 से और ऑक्जेलिक अम्ल तथा सोडियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अम्लीकृत KMnO4 से फेरस सल्फेट से अभिक्रिया जब करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में परमैंगनेट KMnO4 फेरस सल्फेट FeSO4 को फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीकृत कर देता है, जबकि स्वयं Mn⁻² में अपचयित हो जाता है। MnO4 की पावर -1 प्लस 8H की पावर प्लस 5Fe की पावर 2 प्लस क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Mn की पावर 2 प्लस और प्लस 5F की पावर 3 प्लस और 4H2O आपका हो जाएगा। अम्लीकृत KMnO4 की SO2 से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, अम्लीकृत KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में KMnO4 ऑक्सीकरणकारी अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है और SO2 अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2Mn की पावर 2 प्लस और 5SO4 की पावर 2 माइनस और 2K प्लस 4H प्लस आपका बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे चलेंगे। अम्लीकृत KMnO4 की ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अम्लीकृत KMnO4 से पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 के साथ अभिक्रिया एक रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में KMnO4 ऑक्सीकरणकारी अभिकर्मक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है और ऑक्जेलिक अम्ल अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 6H2SO4 क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O प्लस K2SO4 आपका हो जाए। अम्लीकृत KMnO4 को सोडियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया क्या हो जाएगा, अम्लीकृत KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट के साथ अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें KMnO4 ऑक्सीकरणकारी अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है और Na2S2O4 अपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 2KMnO4 प्लस 5Na2S2O3 प्लस 8H2SO4 क्रिया करके क्या बनाएगा, 2MnSO4 प्लस 5Na2SO4O6 प्लस K2SO4 प्लस 8H2 आपका हो जाएगा। ठीक, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, यानी कि A प्लस बी बराबर उत्पाद आपका हो जाएगा वेग बराबर K, A की पावर x B की पावर y, यानी A बराबर 1 B बराबर 1, तो वेग बराबर K आपका हो जाएगा। चूंकि पदार्थ की सांद्रता 50 सेकेंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तब अंतः अर्धायुकाल T हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 50 सेकेंड प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए आपका हो जाएगा। वेग स्थिरांक के बराबर 0.693 अपान टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 अपान 50 बराबर 0.0138 आपका हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 1.38 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड की पावर -1 आपका हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड की ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड की संरचना ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की संरचना सूत्र इनमें से बेंजीन रिंग यानी क्या हो जाएगा, C6H5 क्या C6H5 से जुड़ा एक एल्डिहाइड क्या होता है, CHO समूह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H5 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आपका हो जाएगा। NH2 के साथ अभिक्रिया जब बेंजल्डिहाइड की हाइड्राजीन यानी NH2 के साथ अभिक्रिया होती है तो C डबल बॉन्ड N यानी कि हाइड्राजोन यौगिक बनता है। ठीक है, C6H5 CHO यानी बेंजल्डिहाइड जिसे कहते हैं प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 की पावर H प्लस से क्रिया करेगा तो C6H5 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2 आपका जेल बन जाएगा जिसे बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोनोन कहते हैं। ठीक है, चलिए टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे। टॉलिन परीक्षण में एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल या उससे आयन में परिवर्तित किया जाता है। इसमें Ag+ आयन का अवक्षेपण होता है। C6H5CHO प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस की पावर प्लस 3OH आपका माइनस हो जाएगा। टॉलिन अभिकर्मक क्रिया करेगा तो C6H5COO माइनस प्लस 2Ag अवक्षेप बनेगा प्लस 4NH3 अमोनिया बनेगी और H2 आपका जल बन जाएगा। NOH साथ अभिक्रिया तो बेंजल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है NOH के साथ कैनिजारो अभिक्रिया करता है। इसमें एल्डिहाइड का आधा हिस्सा ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है और शेष आधा हिस्सा अपचयित होकर एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो 26H5CHO प्लस सांद्र NOH क्रिया कर क्या बनाएगा, C6H5COO Na
प्लस C6H5CH2 OH आपका जिसे आप सोडियम बेंजोएट कहते हैं, इसे बेंजील अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। फुल सोल्यूशन आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।